अगर मैं गलत गाता हूं तो उस गाने को बिल्कुल प्रमोट मत करिए और मत सुनिए। मत सुनिए, बस अच्छे गानों को सुनिए। सारे कंपनी भी उसी दिशा में। दशरथ माझी के पास क्या था? उस आदमी के पास एक ही चीज था, ताकत और हौसला। पहाड़ को भी रास्ता छोड़कर खड़ा होना पड़ा कि जा तू जीत गया, मैं हार गया। जब भी छठ हो, दीपावली हो और होली हो, तो प्लीज आप अपने घर पे, बड़े भाई के नाते आपने जो मुझे बोला है दुनिया के सामने, और आप ऐसे भी बोल सकते थे, आपका नंबर मेरे पास भी है, मेरा नंबर आपके पास भी है, कि हम एक दूसरे से बात भी करते हैं। किसी भी कलाकार को देखने के लिए लोग टावर पे नहीं चढ़ते हैं, आपको देखने के लिए टावर पे चढ़ जाते हैं, वो भी बिहार में नहीं, झारखंड। मेरी माँ जो है, समझ लीजिए कि वो मेरी धड़कन है। मेरे पापा जो है वो मेरे रहने का छत है, और मेरी वाइफ जो है मेरी ऊर्जा। कि काहे बड़े खिसियाती ये है पागला पर, अब ठुमका लगाओ चलता वाला पर। अभी इन्होंने एक बहुत बेहतरीन काम किया है कि सरकारी स्कूलों में अपने खर्चा से ये कंप्यूटर बच्चों के पढ़ने के लिए या उनको आगे बढ़ने के लिए। अपना बिहार में बड़ा बदलाव कैसे होगा भैया? उसके लिए ये गाना को बनाने में मुझे लगता है 40 से 45 लाख रुपए का खर्चा हुआ। मनीष भैया जैसे, अगर मुझे लगता है कि 200-400 लोग अगर बिहार में हो गए, तो सच बोलने की ताकत मुझे लगता है पूरे बिहार को हो जाएगी। क्योंकि देखिए, मेरे बारे में भी बहुत अच्छा बोलते हैं, और जब मैं गलत रहता हूँ तो मेरे बारे में भी बोलते हैं। अभी हमारे साथ सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पहले ऐसे कलाकार हैं जिनको देखने के लिए लोग टावर पे भी चढ़ जाते हैं। खेसारी लाल यादव जी झारखंड में जब गए थे तो इनको देखने के लिए टावर पे लोग चढ़ गया था। अभी ये हैदराबाद से आ रहे हैं। हैदराबाद में जिस जगह का कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 25,000 का था, वहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा लोग आ गए। बवाल और विवाद में ये भी बने रहते हैं, हम भी बने रहते हैं। कंट्रोवर्सी इनके नाम पे भी होता है, हमारे नाम पे भी होता है, बेवजह होता है। इनका एक गाना आया है तबला, और उसी के प्रमोशन के लिए अभी ये पटना आए हैं। तो सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस चैनल को, सच तक को देखने वाले जितने भी लोग हैं, जिस हिसाब से आपने अपने चैनल का नाम रखा है सच तक, वैसा बोलते भी हैं विभाग की तरह। और जैसे आपने बोला भैया कि हम दोनों विवाद में रहते हैं, तो गंदा पानी नहीं होता है, साफ पानी ही गंदा करने की कोशिश की जाती है। तो जब भी कोई साफ पानी होगा ना, तो उसको गंदगी करने की कोशिश करेगी दुनिया। लेकिन हम ऐसा नहीं कि अगर हम जल हैं तो पूरी दुनिया को पिलाने का काम करेंगे। कोशिश हमारी, आपकी भी रहती है, हमारी भी रहती है, कि हम अपने काम के बदौलत। मैं भी आपको देखता हूं कि कभी मैंने भी आपको कोट पैंट पहनते हुए कभी नहीं देखा, क्योंकि आप एक वर्कर की तरह अपने इस चैनल को भी चलाते हैं, और बेबाक से आप लोगों के भावनाओं को और लोगों के जो तकलीफ़ें हैं उस दुनिया तक पहुंचाते हैं। और आप भी मेहनत करते हैं। इनका मैं एक वीडियो देख रहा था, इन्होंने बोला था क्या कि भैंस पे चढ़ने वाला आदमी को लोगों ने फ्लाइट पे चढ़ा दिया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी भी कलाकार को देखने के लिए लोग टावर पे नहीं चढ़ते हैं, आपको देखने के लिए टावर पे चढ़ जाते हैं, वो भी बिहार में नहीं, झारखंड में। कैसा महसूस करते हैं? ये भोजपुरी का गरिमा है, और भोजपुरी की इतनी पावर है कि लोग टावर पे चढ़ जाते हैं। और मैं वो कार्यक्रम बहुत देर तक गाने वाला था, लेकिन लोग के टावर पे चढ़ने की वजह से मैं उस कार्यक्रम को बंद कर दिया, और मैं बहुत जल्दी वहाँ से निकल गया। रीज़न ये था कि अगर उनको कुछ हो जाता तो शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता, और इसीलिए मैंने जो कार्यकर्ता थे उनसे बोला, वहाँ की जो विधायिका थी उन्होंने खुद ही बोला कि प्लीज़ सर आप ये बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, मेरे संगीत से बढ़कर उनकी जान है, क्योंकि वो है तो मैं हूँ। और इसलिए मैं कार्यक्रम बंद कर दिया। कम से कम 5,000 से ज़्यादा लोग चढ़ गए थे। तो और मंदिर के प्रांगण पे लोग चढ़ गए थे, वो मंदिर के गुंबज पे चढ़ गए थे। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि नहीं यार, मैं उतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ कि लोग भगवान के सर पे चढ़कर मुझे देखें। अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी आपके नाम पे हुआ है। एक फिल्म का शूटिंग आपका चल रहा था, और मंदिर के गेट पे आपका पैर मारने का सीन है, और उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा विवाद हो गया। तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो मंदिर के गेट पे मैंने पैर नहीं मारा है, वो एक एक्शन है। 2 लोग उसके अंदर, मंदिर के अंदर हैं, जो कि उस रस्सी बांध के खींच रहे हैं, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम गेट पे मारे। और आस्था हमें भी समझ में आती है, लोग मुंह से बोल देते हैं आस्था को, लेकिन हम तो हर साल आस्था को प्रचार करते हैं अपने गायकी द्वारा, अपने संगीत द्वारा, अपने शब्दों द्वारा। और हर जगह जाके जहाँ भी हम शुरू करते हैं, तो छठ से लेकर हमारा देवी भजन हो या कांवर भजन हो या हमारा कोई भी फेस्टिवल हो, उसके हम गाना खुद ही गाते हैं, और मैं अपने भाषा को खुद ही प्रचार करता हूँ। लेकिन वो गलत एंगल से लिया गया था वीडियो, और गलत एंगल से वो लग रहा है कि मैंने लाठी मारा है, क्योंकि मंदिर के अंदर मेरा फाइट था और मैं जूता पहना हुआ था। उसके बावजूद भी मैंने विलेन को पकड़ के मैं बोला कि मंदिर है,
जूता खोल लेवे दे ओकरा बाद तोर व्यवस्था करब। तो ऑलरेडी मैं जूता फिल्म में कहानी ये है कि आप ये विलेन को बता रहे हैं कि ये मंदिर है, जूता खोल लेवे दे और तब तोर व्यवस्था करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा क्लिप जो है वायरल करके खेसारी लाल यादव को बदनाम करने का प्रयास किया गया। हाँ, तो वही चीज़ है ना। देखिए, एक बात बताएं मनीष भैया, जब इंसान कुछ करके आगे नहीं बढ़ता है ना। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना रिस्पेक्ट करना आप कहाँ से सीखे हैं? रिस्पेक्ट आपके मन में होता है भैया, और आपके संस्कार में होता है। आप मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, ये मायने ब्यावा होने दीजिएगा कि नहीं? देखिए, बात तो वहाँ है ही नहीं एक्चुअली। देखिए, मैं झुकूंगा तो आपका भी हाथ आशीर्वाद देने के लिए झुकेगा, और आप भी झुकेंगे उठाने के लिए। तो ये दुनिया में अगर बड़ा बनना है तो झुकना तो पड़ेगा आपको। अगर आप तड़कुल की तरह देखिए, मेरे अंदर जब तक जान है तब तक मुझे गुस्सा भी आता है और मोहब्बत भी है। मर जाऊंगा तो शायद ना गुस्सा आने वाला है और ना ही मैं किसी को रिस्पेक्ट देने वाला हूँ। तो जब तक मैं नहीं दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दुनिया देगी। तो मेरी कोशिश रहती है कि, और जिस तरह आप हैं कि आप जीवन में हर वो चीज़ों को मेहनत करके किए हैं, तो जो लोग मेहनत करके नहीं करना चाहते हैं ना, वो अपने जुबान से आपको दबाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मेहनत आता नहीं। अगर उनको मेहनत आती तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी छवि क्या है, मैं करता क्या हूँ, मैं गाता क्या हूँ, मैं सुनता क्या हूँ, मैं कहाँ सोता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। नहीं, जिनके पास काम है ना भैया, वो किसी की बुराई नहीं करते। वो ऐसा काम करते हैं कि मैं काम करूँ कि दुनिया मेरी तारीफ़ करे। तो वो काम करके तो मुझे पीछा कर नहीं सकते, क्योंकि वो क्षमता भी तो होनी चाहिए ना, वो स्टेमिना होनी चाहिए कि मैं उतना कर लूँ। अब मैं हैदराबाद में शो था, 1.5 लाख पब्लिक के बीच में मैं कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के बाद मैं तुरंत 5 बजे सुबह में एयरपोर्ट आया, 8 बजे 10 बजे यहाँ उतरा। 10 बजे के बाद से मैं इस कार्यक्रम में हूँ। अब यहाँ के बाद फिर नवादा जाऊँगा, नवादा कार्यक्रम करूँगा, फिर वहाँ से निकलूँगा, फिर मुंबई जाऊँगा या दिल्ली जाऊँगा, शूटिंग करूँगा। 7 तारीख तक शूट करूँगा, 8 को फिर मैं लंदन चला जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं एक मोहब्बत ही है लोगों का कि मैं कितना भी मेहनत करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कम ही कर रहा हूं। तो मैं मेहनत से कभी भागता नहीं, शायद वही रीज़न है कि मैं आज यहां तक हूं। अच्छा, ये जो तबला गाना आया है, ये थोड़ा सा 2 लाइन उसका सुना सकते हैं? कि काहे बड़े खिसियात ये है पगला पर, अब ठुमका लगाओ चल तबला पर। हम लोगों ने इसको मोजरा टाइप में शूट किया है, क्योंकि मोजरा बहुत दिनों बाद एक भोजपुरी में मोजरा आया है। और सारेगामा कारवा जब भी कुछ करता है और बद्री जी जब भी करते हैं तो कुछ बेहतर करते हैं, और कोशिश रहती है कि अपने भोजपुरी को कैसे प्रमोट किया जाए। ये गाना को बनाने में मुझे लगता है 40 से 45 लाख रुपए का खर्चा हुआ, क्योंकि इतने लोगों को फ्लाइट से बुलाना, कुछ लोग यहाँ से भी आए हैं, कुछ लोग फ्लाइट से आए हैं, कुछ लोग सबको पनास में रोकना, खाना पीना देना, वहाँ का शूटिंग का खर्चा अलग, खेसारी को देना वो अलग, म्यूजिक को देना अलग, मॉडल को देना, डांसरों को देना, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। तो आज भोजपुरी बहुत आगे जा रही है और हमारी भी कोशिश है, क्योंकि आप संघर्ष के शूटिंग पे आप गए भी थे, संघर्ष 2 के शूटिंग पे आप गए भी थे, वहाँ का देखे क्या की एक कहानी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ संघर्ष 2 फिल्म की, कि खेसारी लाल यादव कितने डाउन टू अर्थ हैं। शायद से एक आपने ब्लैक कलर का पैंट पहना था, हाँ मुझे वो याद है, और वो बिहार के लोगों को जानना चाहिए। वो पैंट का जो जिप है वो टूट गया था। इन्होंने बोला कि चलो चलो ठीक है, उस पर हुक मारो और हम ये एक्शन दे के आएंगे, शॉट दे के आएंगे। और हुक मारा गया और शॉट दे के आए। अगर ये थोड़ा सा भी इगोइस्ट होते तो शायद बोलते कि नहीं पैंट बदलो, पहले दूसरा पैंट लाओ, दूसरा पैंट पहनेंगे तभी जाके एक्शन करेंगे। दूसरा पैंट भी नहीं था। ये होता है डाउन टू अर्थ, और इसी वजह से शायद भैंस पे बैठने वाले खेसारी लाल यादव को लोगों ने जो है वो आज फ्लाइट पे बैठा दिया, पलकों पे बिठा दिया और बिहार का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। बस हमारी कोशिश रहती है मनीष भैया, जैसे कि आप अभी हम लोग इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि अभी इन्होंने एक बहुत बेहतरीन काम किया है कि सरकारी स्कूलों में अपने खर्चा से ये कंप्यूटर बच्चों के पढ़ने के लिए या उनको आगे बढ़ने के लिए दे रहे हैं। तो ऐसे हर आदमी अगर एक एक पल करे ना, तो मुझे लगता है कि 10 बच्चा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा एक ही करिए, 9 को गोद ले लीजिए। शायद मुझे लगता है कि वो 9 जिस दिन बड़े होंगे ना, वो अपने देश का भविष्य बन जाएंगे। अपने बच्चों को आप कितना भी प्यार दीजिए, 9 से 9 कामयाब नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो 9 को गोद लेंगे तो उसमें से 8 तो कामयाब हो ही जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा माँ है, मेरा बाप है और हमारे पीछे कोई नहीं था, ये था। तो उनको आपकी मजबूरी और आपकी ताकत समझ में आएगी। तो मुझे लगता है कि मैं बच्चा पैदा करने पे विश्वास नहीं करता,
गोद लेने पे विश्वास करता हूँ। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला है कि बच्चा पैदा करने पे विश्वास नहीं, गोद लेने पे और बदलाव करने पे विश्वास किया जाना चाहिए। अच्छा, बिहार के लोग जो छठ पूजा के अवसर पे बिहार आए थे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहते हैं, जब भी छठ हो, दीपावली हो और होली हो, तो प्लीज़ आप अपने घर पे आइए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी गरिमा अपनों से ज़्यादा, और ये तीनों त्यौहार जो है मुझे लगता है कि ये प्रेम का परिकाष्ठा है, एक दूसरे को जोड़ता है। तो आप जब बिहार आएंगे तो वो, और अपने बच्चों को खास करके लेके आइए, ताकि हमारे बच्चे, आज की जनरेशन जो है वो हमारे कल्चर से बहुत दूर भाग रही है, तो उस कल्चर को समझाइए कि माँ का मतलब क्या होता है, उस आस्था का मतलब क्या होता है। क्योंकि हमने तो कल्चर देखा है लेकिन हमारे बच्चे नहीं देख पाते हैं, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे बच्चे भी उस कल्चर से रूबरू हों और उस कल्चर को समझें कि इसका महत्व क्या होता है। मैं अपने बंगलों पे भी छठी का घाट बनवाता हूँ। मेरी वाइफ नहीं आई थी, तो अब मैं गोरखपुर में शूट कर रहा था, तो मुझे लगा जे माँ के पास मुझे जाना चाहिए। वाइफ के पास तो हमेशा रहता हूँ, माँ के पास बहुत कम रह पाता हूँ मैं, तो मैं गोरखपुर से डायरेक्ट माँ के पास आ गया और पापा के पास, और इस बार मैं दौरा घाट पे लेके गया। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, मम्मी पापा और वाइफ, इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं? व्यवस्था होगा अब आपका। नहीं, एक्चुअली देखिए, मेरी माँ जो है ना, मेरी माँ जो है, समझ लीजिए कि वो मेरी धड़कन है। मेरे पापा जो हैं वो मेरे रहने का छत है, और मेरी वाइफ जो है मेरी ऊर्जा है। तो मतलब कि ये जो है न्यूट्रल होके द्रविड़ वाला शॉट खेले हैं, ताकि जो है कहीं भी जो है बचाव हो सके। क्योंकि तीनों का योगदान नहीं होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं होता, क्योंकि मेरे पापा का एक ऊर्जा। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आपके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके साथ जितने भी लोग रहते हैं उन पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं आप, पैसा से लेके गाड़ी खरीद के दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। कितनी सच्चाई है ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं किसी को गाड़ी खरीद के नहीं देता, जो मेरे साथ लोग रहने वाले हैं सिर्फ मैं उनको हेल्प करता हूँ। मुझे लगता है कि गाड़ी खरीदने में हेल्प कर देते हैं, खरीद के नहीं देते में भी नहीं, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा भी नहीं देता मैं। मेरे कहने का मतलब कि मनीष भैया, आपकी कंपनी है, आप मेरे अजीज मित्र हैं, चाहे मेरे भाई हैं, मेरे साथ रहते हैं, तो मुझे करना क्या होगा? मेरे पास एक ही क्षमता है ना कि मैं आपको 2 गाना दे दूंगा, तो मैं आपको 2 गाना फ्री में दे दूंगा, 2 गाना फ्री में दूंगा उस समय। उसके बाद अगर 100 मिलियन गाना हो गया तो आराम से आप कमा लेंगे। तो फिर वो लोग मुझे वो दे भी देते हैं कि भैया आपने उस समय हमारा हेल्प किया था, आज मैं उस लेवल पे आ गया हूँ कि ये पैसा मैं आपको लौटा देता हूँ। तो मैं उस वक्त उनको 2-4 गाने फ्री में देकर कम से कम उनको एक जगह दे देता हूँ कि आप मेहनत करके अपने आप को बड़ा कर लीजिए, उसके बाद फिर मुझे दे दीजिए। एक महीना में कितना गाना गा देते हैं? गाने के लिए तो मैं 40-50 गाना गा देता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा क्वालिटी पे काम कर रहे हैं आदमी, तो अब कम हो गया है। विनती है कि जो अच्छा गाना है, बड़ा गाना है, बड़े बजट का गाना है, जैसे तबला जो है 40 लाख रुपया में शूट हुआ है, तो इस प्रकार के गानों को हम लोग सुने, चर्चा करें, तब जाके हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री और ग्रो होगा। वरना सिर्फ और सिर्फ वो ढोंडी छिलना और फलाना ढिकाना पे चर्चा करेंगे। ये भी गलत गाने गाते होंगे। बिल्कुल गाता हूँ, एकदम मत सुनिए इनका गलत गाना। बिल्कुल किसने बोला? कह रहा हूँ कि आप मत सुनिए। अगर मैं गलत गाता हूँ तो उस गाने को बिल्कुल प्रमोट मत करिए और मत सुनिए। मत सुनिए, बस अच्छे गानों को सुनिए। सारे कंपनी भी उसी दिशा में जाएगा। नहीं तो लोगों को लगता है कि नहीं यार वो गाना बहुत हिट हुआ तो उसी दिशा में वो गवाना चाहता है। वो बोलता है कि सर हम भजन गवा के क्या करेंगे? तो हमारा बिजनेस है। तो आप जब अच्छे गानों को सुनिएगा तो हर आदमी अच्छा काम ही करेगा। तो कोशिश आप भी करिए, हम भी करेंगे, और सब लोगों की कोशिश से ही हो सकता है। सब लोग कोशिश करिए, अपने आप चीजें बड़ी हो जाएगी। आखिरी में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं बिहार के ऊपर। अपना बिहार में बड़ा बदलाव कैसे होगा? भैया उसके लिए हम और आप बोल देंगे तो नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि जो बातें हम लोग समझ रहे हैं और चाहे दुनिया को समझाना चाहते हैं, अगर गरीबी आपको भी समझ में आती है तो आप समझदार हो गए। तो मुझे लगता है बिहार के हर उस नागरिक को पता है कि गरीबी का मतलब क्या होता है, रोजगार का मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, मेडिसिन का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, रोड का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं है कि बिहार का कोई जनता इस बात से परे है और उसको पता नहीं है कि इस सब का मतलब क्या होता है। बशर्ते हम आवाज़ उठाते हैं, इसलिए कुछ लोगों के दुश्मन बन जाते हैं। कुछ लोग डर के उस आवाज़ को उठा नहीं पाते हैं, या अगर उठाना चाहते हैं तो दब जाते हैं। तो मैं सबसे अपील यही करूँगा कि आपको तकलीफ़ है, आपको लगता है कि आपका बच्चा स्वस्थ के बिना अधूरा है, आपका बच्चा शिक्षा के बिना अधूरा है, आप अपने बच्चे को कोटा भेज रहे हो। क्यों भेज रहे हो? हमारे बिहार में जगह की कमी है, हमारे बिहार में शिक्षा की कमी है? नहीं, यहाँ से लोग IPS बन के निकलते हैं। IPS सबसे ज़्यादा बिहार देता है।
इस इंडिया को। और कहावत है, कहा जाता है कि बिहारी कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं। सुनिए ध्यान से, कहा जाता है कि बिहारी कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं और तोड़ना होता है तो पहाड़े तोड़ देते हैं। हाँ, देखिए, अगर आपकी अगर शक्ति है ना, मुझे लगता है कि हर वो सरकार हमारे लिए कामयाब हो जाएगी जब अगर हम ऊर्जवान हो जाएंगे। हर वो सरकार हमारे लिए काम करेगी जब हम सरकार से अपनी बातें रखने की क्षमता रखेंगे, हम अपनी जुबान मजबूत करेंगे। आज दशरथ माझी के पास क्या था? उस आदमी के पास एक ही चीज़ था, ताकत और हौसला। पहाड़ को भी रास्ता छोड़कर खड़ा होना पड़ा कि जा तू जीत गया, मैं हार गया। तो पहाड़ जब हम तोड़ सकते हैं तो भैया हम अपने राज्य में शिक्षा या अच्छी व्यवस्था या रोजगार क्यों नहीं ला सकते? मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मैं आपसे चर्चा भी किया था कि मैं आप कुछ लोगों को रोजगार देने के लिए ये एक कंपनी खोलने जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे बताएंगे। साथ ही साथ इनका एक ईंट का जो है प्लांट चलता है वहाँ पे, तो ये चाह रहे हैं कि कुछ लोगों को हम रोजगार दें। अभी 30 लोग काम कर रहे हैं उसमें, जो मेरा ईंट का मैं फैक्ट्री डाला हूँ तो उसमें अभी 30 लोग काम कर रहे हैं। तो कोशिश है जो ऐसी ऐसी चीज़ें, हर जिला में ज़मीन मिलेगा, धीरे धीरे कमाता हूँ। ऐसा तो नहीं कि अरबपति हूँ मैं, रोज़ का रोज़ ही है, कमाता है आदमी और लोगों का हेल्प भी करता है, अपना भी परिवार चलाता है, अपने साथ जो रहने वाले हैं उनका भी हेल्प करता है। जैसे आप पूरे दिन भागते रहते हैं, हर दिन सच बोलने के दिन और रात दोनों समय भागते रहते हैं। सच बोलने के लिए आप सच को ढूंढते हैं कि ये सच है, क्योंकि भैया गलत चीज़ों को ढूंढने के लिए वक्त नहीं लगता है। आपको गुटखा हर मोड़ पे मिल जाएगा, लेकिन दूध की डेयरी को ढूंढना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आप हमेशा दूध की डेयरी की तरफ भागते हैं और वो कहीं गली में होती है और उस गली के दूध की डेयरी को आप पूरी दुनिया के सामने बोलते हैं कि ये दूध की डेयरी है, इसका रास्ता ये है, यहाँ आओ और यहाँ बहुत अच्छा दूध मिलता है। तो वो दूध का मतलब क्योंकि सच बातें हो गई जो दुनिया को बताकर अपने चैनल के माध्यम से। और मनीष भैया जैसे अगर मुझे लगता है कि 200-400 लोग अगर बिहार में हो गए तो सच बोलने की ताकत मुझे लगता है पूरे बिहार को हो जाएगी। क्योंकि देखिए, ये मेरे बारे में भी बहुत अच्छा बोलते हैं और जब मैं गलत रहता हूँ तो मेरे बारे में भी बोलते हैं। और मुझे खुशी होती है कि जब मैं अच्छा करता हूँ तो अच्छा तो कम से कम बोलते हैं। हमें ये तो बोले कि जब मैं गलत बोलता हूँ तो गलत भी बोलते हैं। बिल्कुल भैया, देखिए एक बात बताएं, अगर हम अच्छा, देखिए आप लोग क्या होते हैं, समाज के आईना है, यहाँ पे एक ऐसे आईना है कि जो कि सच को ही प्रमोट करता है। लेकिन कुछ लोग ठीक है, अपने हिसाब से सबकी अपनी ज़िंदगी, उनको हमें बुरा नहीं बोल सकता। सब लोग अपना अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उसमें कोई दोषी नहीं है। लेकिन सच बोलना बहुत कड़वा होता है और वो बर्दाश्त करना, कितना आप झेलते होंगे वो मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने झेला है। तो सच जब मैं अच्छा करता हूँ तो आप मुझे प्रमोट भी करते हैं, लेकिन मैं गलत करता हूँ तो आप मेरे बारे में गलत भी बोलते हैं। तो जब आप सच मेरे लिए बोलते हैं तो उस समय मुझे अच्छा लगता है। तो जब मैं गलत करता हूँ, गलत बोलते हैं, तो उस समय भी मुझे सुधारने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपका विरोध करने का ज़रूरत है मुझे। तो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने गलती की है उसको मुझे सुधारना चाहिए। और एक बड़े भाई के नाते आपने जो मुझे बोला है दुनिया के सामने, और आप ऐसे भी बोल सकते थे, आपका नंबर मेरे पास भी है, मेरा नंबर आपके पास भी है, कि हम एक दूसरे से बात भी करते हैं। लेकिन आप दुनिया के सामने बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि मैंने वो गलती दुनिया के सामने की है तो मुझे सज़ा भी दुनिया के सामने ही मिलनी चाहिए, ताकि फिर वो दोबारा मेरे से गलती ना हो। तो मेरी कोशिश रहती है अच्छा करने की। यही होता है एक बड़ा कलाकार का बड़ा दिल, जो ज़मीन से हमेशा जुड़े रहते हैं और गलत अगर कोई बोले उनके बारे में तो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं और सुधारने का प्रयास करते हैं और बड़ा बनने का प्रयास करते हैं। बाकी भारत का इकलौता कलाकार जिसको देखने के लिए लोग टावर पे चढ़ जाते हैं, उस कलाकार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? खेसारी लाल यादव के बारे में क्या सोचते हैं? भैंस पे बैठने वाला एक युवक जो आज बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों के पलकों पे बैठ गया, जो भोजपुरी इंडस्ट्री से प्यार करते हैं उन लोगों के पलकों पे बैठ गया, उस कलाकार के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और आखिरी में हम दोनों एक साथ बोलेंगे, जय हिंद। जय हिंद।